नमस्कार, द हेडलाइंस टीवी के खास कार्यक्रम एनालिसिस में आपका स्वागत है। लगभग पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में देश के हालत, मजबूर मजदूरों और राहत पैकेज जैसी तमाम बातों का एनालिसिस करेंगे जावेद अहमद जी। जावेद अहमद आरएलडी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी है। जावेद अहमद ने राजनीति को छात्र जीवन से देखा समझा है। 1986 में लोकदल से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने वाले जावेद अहमद सन 2017 से आरएलडी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है और अब तक 1600 टीवी डिबेट में पार्टी प्रवक्ता व राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हिस्सा ले चुके हैं। देखिए द हेडलाइंस टीवी पर जावेद अहमद ने पूरे लॉकडाउन के फायदे नुकसान के बारे में क्या बताया। जो हैरान है मेरे सब्र पे, उनसे कह दो कि जो आंसू जमी पर नहीं गिरते वो दिल चीरते हैं। साथियों, इस देश की सरकार के सच को लकवा मार गया है। इस देश के अंदर अब वही कुछ हो पा रहा है जो इस देश के कुछ चंद घराने चाहते हैं। जिस सरकार को आम आदमी चुनने का काम करता है, संकट काल में सरकार उसके काम नहीं आती है। आज हम कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक देश के अंदर जिस तरीके का हाहाकार मचा है, गरीब जिस तरीके से भूख से करा रहा है, जिस तरीके से वो पैदल अपने गांव की तरफ निकल रहा है, उसके पैरों में छाले हैं और सरकार सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 25 मार्च को अचानक लॉकडाउन घोषित किया गया 24 मार्च की रात में कि 25 मार्च से पूरा देश लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया इस सरकार के द्वारा कि देश के अंदर लॉकडाउन रहेगा तो स्थितियों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। सरकार के पास नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। सरकार लगातार उन लोगों के हितों को साधने का काम कर रही थी संकट काल में भी, कि लगातार जिनके हित पिछले 5-6 सालों से साधे जा रहे थे। इस देश में आम जनमानस के लिए कोई चिंता नहीं की गई और चिंता न करते करते आम आदमी को सड़क पर मौत के मुहाने पर खड़ा कर देने का काम इस सरकार के रहते हुए हुआ है। आप जरा कल्पना करिए, देखिए किस तरीके से जिस गुजरात मॉडल को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक प्रचार का तंत्र खड़ा किया था, प्रोपोगंडा किया था कि इस देश के विकास का रास्ता गुजरात के मॉडल से जाता है। सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर भाई जो है वो गुजरात में है। गुजरात में सूरत हो, मेहसाणा हो, भुज हो, भरूच हो, अहमदाबाद हो, किस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों पर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया है, लोगों को बंधक बनाने का काम किया है और एक समय की रोटी वहाँ की सरकार नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री जी ने 24 को जब लॉकडाउन की घोषणा की तो उन्होंने कहा था जो जहां है वहां पर रुक जाए, उसके भोजन और पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन क्या सरकार ने भोजन और पानी की व्यवस्था की? नहीं की। ये समाज सेवक थे, सामाजिक संगठन थे जिन्होंने इन मजदूरों का कुछ पेट भरने का काम किया, लेकिन वो भी कब तक करते, उनकी भी क्षमता जितनी थी उतना उन्होंने किया और उसके बाद जब वो खुद खाली हाथ हो गए तो उनको भी हाथ खड़े कर देने पड़े। लेकिन सरकार को सच दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे सच को वास्तव में लकवा मार गया है और ये सरकार भी लकवाग्रस्त हो गई है। स्थितियां इतनी भीषण हो गई कि एक माँ पैदल जब अपने गांव के लिए पंजाब से चलती है तो रास्ते में उसका बच्चा दम तोड़ देता है और वो 5 साल के अपने मासूम को अपनी बाहों में लेके तड़पती है, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई सहारा नहीं मिलता कि उसको सरकार अपने साधन से उसके गांव तक पहुंचा दे। इसी तरीके से पंजाब से चला एक व्यक्ति का बच्चा, रास्ते में वो पैदल चल रहा था, कुछ देर उसको बाप उसका गोद में ले लेता था। किस तरीके से उस बच्चे ने भी दम तोड़ा और एक पिता अपनी मृत संतान को अपने कंधे पर किस तरीके से लाद कर पैदल अपने गांव की तरफ चला है। इतनी संवेदनहीन सरकार इस देश के अंदर कभी नहीं रही है। मजदूरों को मारा गया, किसानों को मारा गया, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को मारा गया, उनके लिए कोई सोच नहीं थी। सरकार ने कहा कि हम
लोगों को जो है निःशुल्क राशन देंगे 3 महीने का। 71,000 मीट्रिक टन के लगभग अरहर की दाल बगैर बटे ही बट गई, वो कहीं पर आई नहीं। किसी भी राशन कार्ड धारक को 71,000 मीट्रिक टन अरहर की दाल नहीं मिली। जो कहा कि 1 यूनिट पर 5 किलो हम चावल देंगे, गेहूं देंगे, दाल देंगे, उस पर भी कोटेदारों ने कटौती करने का काम किया और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। किस तरीके के विभत्स और दर्दनाक मामले हमारे सामने आ रहे हैं। भूखे लोग, दम तोड़ते लोग, दुर्घटनाओं में मरते लोग, इनकी चिंता आखिर कौन करेगा? सरकारें किस लिए होती हैं? जो नेता ये कह रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग ये कह रहे हैं कि ये आपदा काल है, अचानक संकट आया है, इससे निपटने के लिए कोई अचानक तैयारी नहीं की जा सकती है। अरे तो संकट काल के लिए ही तो सरकारें होती हैं, संकट काल के लिए राजा होते हैं कि यही राजा, जो अच्छा राजा होता है, जो अच्छी सरकार होती है, वो संकट काल में अपने आम आदमी को राहत देने का काम करती है। लेकिन यहाँ तो राहत के नाम पर आफत पैदा की गई आम जनता के साथ। बड़ा सीधा सा सवाल है कि आपने पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब होता है पूरा लॉकडाउन। आप संक्रमण से आधा निपट रहे थे और आधा समय और आधी योजनाएं आप अपने सहयोगी पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के हवाले कर रहे थे कि इस संकट में भी कैसे व्यवसाय कर लिया जाए, इस संकट में भी कैसे अपने मित्रों की झोली को भर लिया जाए। आप उस काम में लगे रहे। ये लॉकडाउन किस तरीके का था कि जब पहला जब चरण लॉकडाउन का था तो पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया। उसके बाद भी बड़े लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री अपने पुत्रों को लेने 1,000 किलोमीटर चलकर चले गए और वापस अपने गांव घर वापस आ गए। उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने के लिए उनके विरुद्ध एक कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से बड़े लोगों का रहा। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे की शादी में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी पहुँचते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। लखनऊ में बड़े राजनेताओं की पार्टी में एक गायिका आ जाती है जो संक्रमण फैलाने का काम करती है, उनको किसी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। और कार्रवाई किनके विरुद्ध हो रही है? जो भूख से तड़पते हुए अब उन शहरों से पलायन कर रहे हैं अपने गांव की तरफ, कि जिनके हाथ से रोजी रोटी छिन चुकी थी, जिनके मुंह का निवाला छिन चुका था, उनके विरुद्ध आपने कार्रवाई करने का काम किया। जो लोग सहयोग करना चाहते थे इन मजदूरों को, अप्रवासी भाइयों को, उनके सहयोग करने वालों के विरुद्ध आपने मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। मेरठ में ऐसे ही एक राजनीतिक दल के नेता ने जब मजदूरों को और भूखे लोगों को, गरीब लोगों को जब भोजन और अन्न बांटने का काम किया तो सरकार ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का काम किया। बुलंदशहर में तो खुलेआम प्रशासन ने गुंडाई की, बाकायदा नोटिस जारी कर दी गई कि अगर सड़क पर चलते हुए लोगों को आपने भोजन और पानी दिया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये किस तरीके का लॉकडाउन था कि बड़े लोगों के लिए लॉकडाउन खुला और छोटे लोगों के लिए सारे कानून आजमा लिए गए। श्रम कानून का निरस्तीकरण उसी दिशा में एक कदम था कि आपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने श्रम कानून का निरस्तीकरण कर दिया। किस तरीके से आप पूरे देश की आम जनमानस की उन इच्छाओं को, उसकी अपेक्षाओं को कुंद करने में जुट गए, उसके मुंह का निवाला छीनने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आपकी पूरी ढोंग मंडली झूठ पर आमादा है कि हमने तो सबको निःशुल्क ट्रेनों के जरिए उनके घर पहुंचा दिया। लोग टिकट दिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हमने ये 808 रुपये, 505 रुपये किराया देकर ये टिकट हासिल किया है और हम इस ट्रेन से आए हैं। उसके बाद सरकार झूठ बोल रही है कि 85% केंद्र का है, 15% राज्य का है। तो आखिर ये किराया कितना है? आप किसको किराया दे रहे थे? गुजरात में एक घटना हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 1,16,000 रुपया तमाम मजदूरों से इकट्ठा किया और उसके बाद जब वो मजदूर टिकट मांगने के लिए पहुंचे तो उस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टिकट देने से इनकार कर दिया। उन मजदूरों ने किस तरीके से अपने सामान को बेच के, अपने बर्तन को बेच के, महिलाओं ने अपनी पायल को बेच के किस तरीके से किराए का जुगाड़ किया था, वो भी रुपया आपने हड़प लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री ये कह रहा है कि ये चोर और डकैतों की तरीके से भाग रहे हैं। अरे मंत्री जी,
अरे सरकार में बैठे हुए लोगों, जब पेट में रोटी नहीं होती है, बच्चा भूख से तड़प रहा होता है, तो उस माँ से पूछो जिसकी वो संतान है कि उसका कलेजा मुंह को आता है कि वो अपने बच्चे की भूख को कैसे मिटाने का काम करे। आप इतने संवेदनहीन हो गए हैं, आप इतने संवेदनहीन हो गए कि 12 करोड़ के लगभग लोग सड़कों पर हैं, बेरोजगार हो गए। सरकार का ये आंकड़ा है, अगर इस आंकड़े को गैर सरकारी नज़रिए से देखा जाए तो 20 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हो गए और सड़कों पर हैं और अपने घरों की तरफ वो कूच कर रहे हैं, वो पलायन के लिए विवश हुए हैं। उसके बाद आपकी संवेदनाएं कहीं जागृत नहीं होती। अगर कोई विपक्षी दल का नेता अगर मजदूरों से संवेदना व्यक्त करने, उसका हाल चाल लेने के लिए पहुंच जाता है, तो सरकार के मंत्री किस तरीके से कहते हैं कि वो उस मजदूरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन मजदूरों का समय तो समय रहा साहब, आपकी सरकार के रहते उनका जीवन जो है नरक से बदतर हो चुका है। उनके जीवन की कोई आस नहीं बची है। 135 लोग ये पलायन करते हुए मजदूरों में 135 मजदूर भाई विभिन्न घटनाओं में मर चुके हैं, दुर्घटनाओं में मरे हैं। लोग जो है चलते चलते उनको तमाम जो परेशानियां हुई हैं उसके कारण मर चुके हैं, और उसके बाद आप ये कहें कि इन मजदूरों के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और आपकी पूरी मंडली जिस तरीके से झूठ का प्रचार करने के लिए बैठी हुई है, इसको देश समझ चुका है। आप आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हैं, आर्थिक पैकेज में है क्या? आर्थिक पैकेज में कुछ है ही नहीं। अगर मनरेगा के 40,000 करोड़ रुपए को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं है। किसान के लिए अगर कुछ है तो जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का तिमाही किस्त जानी थी, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो ये किस तरीके का राहत पैकेज है? अर्थशास्त्री कह रहे हैं, देशभक्त अर्थशास्त्री कह रहे हैं, इस देश का आम नागरिक कह रहा है आपके 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को देखकर कि ये राहत नहीं, ये आफत का पैकेज है। आप बताइए, 3,22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में दर्ज की गई है। 16,78,000 करोड़ रुपए का आपने कर्ज की व्यवस्था की है। इसमें आप कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि का भी पैसा है, वो तो पिछले बजट में ही मार्च में आ चुका था जो संसद में पेश हुआ। उसमें अगर आपने दिया है तो कोई आपने एहसान नहीं किया है। अगर मनरेगा के लिए आपने पैसा दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। स्थिति क्या हो गई है? स्थिति ये हो गई है कि मनरेगा में जो 40,000 करोड़ रुपए की आपने व्यवस्था की है, जो 12 करोड़ 46 लाख लोग गांव को पलायन कर गए हैं शहरों से, अगर इनको जोड़ लिया जाए और जो पहले से गांव में खेतिहर मजदूर या श्रमिक मौजूद है, अगर उन सब के आंकड़े को एक साथ कर लिया जाए तो देश के एक श्रमिक को आप साल में 22.2 दिन काम दे सकते हैं। 22.2 दिन माने एक दिन में 202 रुपये मनरेगा की मजदूरी है। आप उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके हाथ में एक साल में कितना पैसा आएगा और वो परिवार का अपने पालन पोषण किस तरीके से करने का काम करेगा। इस संकट काल के अंदर देश की पूरी अर्थव्यवस्था, ये मजदूर जिसको कहा गया है, यही मजदूर शहरों का निर्माता है, यही मजदूर पूंजी का उत्पादक है, ये देश का वैल्यू क्रिएटर है। इस वैल्यू क्रिएटर के साथ जिस तरीके से अपमानजनक व्यवहार केंद्र और राज्य सरकारों ने किया है, उसको राज्यों की सीमा पर जिस तरीके से 24-24 48-48 घंटे भूख और प्यास से तड़पने के लिए छोड़ा गया है, जिस तरीके से उसके साथ एक अपराधी के तरीके से व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से राज्य में उनको घुसने से रोकने का प्रयास राज्य सरकारों ने किया है, लगता है कि जैसे ये किसी शत्रु देश के घुसपैठिए हैं जो हमारे राज्य में घुसकर चले आ रहे हैं। इस तरीके का जो निंदनीय व्यवहार किया है, ये व्यवहार लोकतंत्र में, जनतंत्र में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता के और बहुमत के शिखर पर पहुंचाने का काम किया था। इनके पैरों में
जो छाले पड़े हैं, इनके पैरों में जिस तरीके से घाव पैदा हुए हैं, इनके घाव जिस तरीके से रिस रहे हैं, इनके बच्चों ने जिस तरीके से चलते हुए अपना सड़कों पर दम तोड़ने का काम किया है, ये जो हाय है, ये हाय तुमको बहुत बुरी लगेगी और इतनी बुरी लगेगी कि शायद 100 साल तक तुमको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी इस देश के अंदर नहीं मिलने पाएगा। हर दिन नफरत की राजनीति, हर दिन जहर समाज में घोलने का काम करना, झूठ पर झूठ बोलना, झूठ से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि सच को आपने स्वीकार करना ही बंद कर दिया है या सच को आपने अपने शब्दकोश से निकाल दिया है। आज देश के किसान को किसी कीमत पर कर्ज की ज़रूरत नहीं है। देश के किसान को आप उसी तरीके से कर्जदार रखना चाहते हैं जिस तरीके से गुलामी काल में, आपदा में, जब किसान संकट में होता था तो वो महाजन के पास रोता था और महाजन कहता था चिंता मत करो, ये पैसा ले जाओ। और जब किसान फिर संकट में आता था तो धीरे धीरे उस किसान की कृषि योग्य भूमि उस महाजन की हो जाती थी और किसान न रहकर वो खेतिहर मजदूर हो जाता था। उसी महाजन की भूमिका आप किसान के साथ अदा करने का काम कर रहे हो। किसान को क्या चाहिए इस देश में? इस देश के अंदर किसान को कर्ज नहीं चाहिए, वो कर्ज मुक्त होना चाहता है। इस देश के किसान को अपने उत्पादन का, अपनी लागत का, फसल की जो लागत है उसमें जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिसको आप 2014 में बहुत हल्ला मचा रहे थे, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसकी फसल की लागत और उसको वाजिब दाम दे दीजिए। यही किसान है जिसने इस संकट काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम किया है। आपके मित्रों ने तो इस देश की व्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल कर देने में कोई कसर नहीं रखी है। इस देश को जिस तरीके से कंगाल आपने किया है वो पूरा विश्व जान रहा है। ये इतिहास में दर्ज है, ये संसद की लिखा पढ़ी में भी दर्ज है, जिससे आप मुंह नहीं फेर पाएंगे। आप देखिए, जरा कल्पना करिए कि किसान लगातार आपसे कह रहा है कि हमको कर्जा नहीं चाहिए, आप किसान क्रेडिट कार्ड वापस ले लीजिए, आप हमारी फसल का वाजिब दाम मुनाफे के साथ हमको दे दीजिए। हम पूरी दुनिया के साथ हम जो है कंपटीशन करना चाहते हैं। हम देश के लोगों का पेट भरने में सक्षम हैं। हमको वो विशेष अवसर दे दिए जाए कि हम दुनिया के अन्य देशों के किसानों का मुकाबला कर सके, लेकिन आप अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप इस देश के किसान के साथ महाजन की भूमिका के अतिरिक्त कोई दूसरी भूमिका अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रखिए कि आप अगर इस देश का भला चाहते, आपको 20 लाख करोड़ के पैकेज की आवश्यकता नहीं थी। आप एक काम कर लेते, जो इस देश का 1% वर्ग है, इस देश का 1% उच्च वर्ग है, उसकी धन और संपत्ति पर अगर आप 2% का अगर कर लगा देते, अगर टैक्स 2% का लगा देते तो इस देश का पूरा भला हो जाता। आज देश के अंदर कि किसान के हाथ में, मजदूर के हाथ में नकदी नहीं है। इस देश का आर्थिक पहिया नहीं घूम सकता है उस समय तक जब तक आम आदमी के हाथ में नकदी नहीं होगी। आपने लेबर लिक्विडिटी की बात की, लैंड की बात की, लेकिन लेबर आएगी कहाँ से? लेबर उन लोगों के पास कैसे जाएगी कि जिन्होंने मार्च का वेतन तो किसी तरीके से दे दिया, लेकिन अप्रैल में वेतन तो दूर की बात रही। वही फैक्ट्री मालिक थे, पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, जिन्होंने अपने लेबरों को एक समय का खाना देने से इनकार कर दिया। आखिर जिन लोगों ने 30-30 दिन, 40-40 दिन भूख और प्यास से तड़पते हुए गुजारे हैं, आखिर वो श्रमिक अपने उस सेवा योजक के पास वापस जाने की गलती कभी नहीं करेगा। यही है इस देश का सम्मान, यही है इस देश के आम आदमी का स्वाभिमान कि वो कैसे जाएगा। जिन उद्योगपतियों ने कहा, जिन उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम ने कहा, IIA ने कहा कि आप कुछ भी कर लें, सरकार हमें जेल में डाल ले, हम वेतन तो दूर, इनको हम खाना भी नहीं खिला सकते। आखिर उस श्रमिक से आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेवा योजक के पास चला जाएगा? और सेवा योजक के पास अगर वो चला भी गया तो क्या गारंटी है कि जब ये संक्रमण और बढ़ेगा,
जब इस संक्रमण की भूमिका जब कम्युनिटी के अंदर बुरी तरीके से फैलेगी, उस समय जब लॉकडाउन होगा तो इसको कौन घर वापस लाने का काम करेगा? क्योंकि एक बार तो उसने आपको देख लिया है, अब वो दोबारा देखने का काम नहीं करेगा कि वो संकट में फिर आपकी तरफ निहारे और वो फिर सड़कों पर मारा जाए, दुर्घटनाओं का शिकार हो, उसके बच्चे काल के गाल में समा जाए। ऐसी सोच के साथ तो वो वापस जाने का काम नहीं करेगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि जो श्रमिक को वापस शहरों की तरफ ले जा सके। जब श्रमिक शहर की तरफ नहीं जाएगा तो उत्पादन नहीं शुरू होगा, और अगर उत्पादन आपने किसी तरीके से शुरू भी कर दिया तो जब लोगों के हाथ में नकदी नहीं है तो उस उत्पादन को खरीदने का काम कौन करेगा? कोई खरीदने का काम नहीं करेगा। पहली वरीयता है कि किसी तरीके से एक समय का हम भोजन कर सकें, एक समय अपने बच्चों को भोजन करा सकें, किसी तरीके से जीवित रहें। लेकिन आपने तो जीवन, आपने रोटी का जो संवैधानिक अधिकार था उसको भी छीन लेने का काम किया। अपने गृह राज्य में, अपने गृह जनपद में, अपने गांव में रहने का भी अधिकार आप छीन रहे हैं। अगर कोई आम आदमी उनको साधन उपलब्ध कराने का काम कर रहा है तो आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप कहते हो कि जो ट्रेनें हमने चलाई हैं उससे बैठ कर आओ, जो बस हम देंगे उससे बैठ कर आओ। आखिर ये काम कब तक चलेगा? उसके पास जब पैसा नहीं है, जिन मजदूरों के पास पैसा नहीं था वही लोग सड़क पर हैं, और देश की सड़कों पर करोड़ों लोग अब भी हैं। देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को चारों तरफ से सील किया गया। सीमा पर 50 लाख लोग हर तरफ सीमाओं पर फंसे हुए हैं। आखिर वो हमारे भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते उनको अपने घर जाने का अधिकार है, लेकिन आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि मजबूर होकर या तो ये दम तोड़ दें और या अपने सेवा योजक के पास पुनः चले जाएं, जिसके साथ इनका, आपका, उद्योगपतियों का भला हो जाए और ये मजदूर बेहाली की, बर्बादी की, लाचारी की ज़िंदगी जीते रहें। आखिर ये कब तक चलेगा? आपको होश में आना